Hello students, I am Dr. वीरेंद्र सिंह फ्रॉम एसकेएल क्लासरूम एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक का लास्ट लेक्चर एंड दैट इज प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शंस। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से हम इस टॉपिक पर चल रहे हैं। इन टॉपिक्स पर हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आउट ऑफ दीज 8, 6 वी हैव कंप्लीटेड। Noun we have completed. Noun are the naming words. Pronoun we have completed. These are the words which are placed at the place of a noun, or these are the substitute of nouns. Adjective are the words which describe a noun or pronoun, or you can call them adjectives are the describing words. Verb is an action word. It shows the action of subject and the state of subject. Adverb is the word that describes adjective, verb and adverb itself. Then interjection we have discussed in the last video. Interjection are the sudden feelings of joy, sorrow and surprising. And now come to the last lecture, and that is of preposition. So friends, today we are going to discuss this 7th number of part of speech, and that is the prepositions. So students, what are prepositions? Prepositions को आप बोल सकते हैं relating words. स्मॉल वर्ड्स के अंदर अगर आप एक बहुत छोटी डेफिनेशन चाहते हैं तो व्हाट आर प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशंस आर द रिलेटिंग वर्ड्स। अब ये रिलेटिंग वर्ड्स क्या करते हैं? दीज शोज द रिलेशंस ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस। दीज प्रीपोजिशंस शोज द रिलेशंस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस। आप कहेंगे सर किस तरह से है? मैं दिखाता हूं आप लोगों को। आप दूसरे अर्थों में, शब्दों में इसको ये भी कह सकते हो कि प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच शोज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। और सीधे शब्दों के अंदर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट शोज रिलेशंस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस। रिलेटिंग वर्ड आप इनको कह सकते हो। सपोज कीजिए एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। द टीचर इज teaching in the classroom। ये आप लोगों के सामने सेंटेंस है, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। अब यहां पर देखिए द टीचर नाउन है, इनकी आप इसको सब्जेक्ट कहेंगे। टीचिंग वर्ब है, द क्लासरूम अगेन नाउन है यहां पे। अब यहां 2 नाउन्स आगे, एक टीचर और एक क्लासरूम। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है वो कौन बताएगा हमको? ये इन बताएगा। इसलिए इन क्या हुआ? आपका प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन हो गया। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 नाउन्स के बीच में उनका आपस में रिलेशन क्या है, उसका संबंध क्या है, उनके बीच में क्या रिश्तेदारी है, उन चीजों को जो वर्ड बताएगा उसको आप प्रीपोजिशन कहेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहां दिए हैं। आइए इनके माध्यम से हम और ज्यादा इसको क्लियर करते हैं। सो कम टू द फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स। सी डेविड इज सीटिंग अंडर ट्री। अब यहां गौर करके देखिए, मैंने आपको बताया कि जो प्रीपोजिशन होगा वो 2 नाउन्स के बीच में रिलेशंस बताएगा। डेविड इज सीटिंग अंडर द ट्री। डेविड आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? नाउन होगा, राइट। इज सीटिंग, दिस इज वर्ब, बिकॉज सीटिंग आपको एक्शन बता रहा है इस सब्जेक्ट का। अंडर दैट ट्री, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। अब बच गया आपका अंडर। तो व्हाट इज अंडर? यहां पर 2 नाउन्स हैं, एक डेविड है सब्जेक्ट और दूसरा ट्री है ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो कौन बताएगा? वो आपको ये अंडर बताएगा। इसलिए अंडर क्या हुआ आपका? ये प्रीपोजिशन होगा। अंडर आपका प्रीपोजिशन होगा। 2 नाउन्स के बीच में रिलेशन। मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि प्रीपोजिशन आपको 2 नाउन्स के बीच में रिलेशन बताएगा। ये 2 एडजेक्टिव के बीच में नहीं बताएगा, 2 एडवर्ब के बीच में नहीं बताएगा, 2 इंटरजेक्शन के बीच में नहीं बताएगा, 2 कंजक्शंस के बीच में नहीं बताएगा। ये आपको केवल 2 नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में रिलेशंस बताएगा। कम टू नेक्स्ट,
द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो द पेन इज ऑन द टेबल, ऐसा भी बोल सकते हो। द पेन ये आपका सब्जेक्ट है इसलिए ये नाउन बन गया। इज केप्ट, दिस इज वर्ब, ये आपका वर्ब हो गया, इज केप्ट। द टेबल ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और इसलिए ये क्या बन गया, नाउन होगा। ये बात मैं बार बार आपको बता चुका हूं, जब मैं नाउन करवा रहा था उस वक्त आप लोगों को मैंने ये बताया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही मिलेंगे, नाउन के अलावा और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो अब आप इसमें आइए, द पेन, अब आपका यहां पर एक तो ये नाउन है, दूसरा द टेबल है। जरा गौर करिए इन दोनों नाउन्स के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन कौन बता रहा है आपको, ऑन बता रहा है कि इनके बीच में रिलेशन किसका है, ऑन का रिलेशन है, और इसलिए ऑन क्या बना आपका, प्रीपोजिशन। जरा अगला सेंटेंस देखिए, दिस पेन इज फॉर हिम, दिस पेन इज फॉर हिम। जरा गौर कीजिए यहां पर क्या है, पेन, दिस पेन, दिस द सब्जेक्ट। इज आपका क्या होगा, ये नाउन होगा बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट। इज आपका क्या होगा, ये आपके वर्ब हो गई, और हिम क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये नाउन या प्रोनाउन। अब बच गया कौन, फॉर। इस हिम के बीच में और इस पेन के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, फॉर, इसलिए फॉर आपका क्या बन गया, प्रीपोजिशन। चीजों को जब तक आप पढ़ते नहीं हो तब तक आपको बड़े अटपटे लगते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं ये चीजें, लेकिन अगर आप बहुत गहराई में जाकर के हल्का हल्का भी आप इन चीजों को पढ़ना शुरू करोगे और गहराई तक पहुंचोगे तो बहुत आनंद आने लग जाता है इनके अंदर। नेक्स्ट आइए, वी वेटेड फॉर दम, वी वेटेड फॉर दम। आइए, वी आपका सब्जेक्ट है, इट मीन्स नाउन, वेटेड वर्ब होगा, दम, दम ये ऑब्जेक्ट है, दे का दम बन रहा है, तो ये भी आपका नाउन होगा। तो अब जरा देखिए आपके पास नाउन वी है और नाउन आपका दम है, तो फिर इस वी को और दम दो नाउन्स के बीच में रिलेशन, इनके रिश्तेदारी, इनके रिश्ते क्या हैं वो कौन बताएगा आपको, ये फॉर बताएगा। ये प्रीपोजिशन हो गया, फॉर, फॉर आपका यहां पर प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट, द डॉग रन आफ्टर द कैट, आपका यहां पर नाउन कौन है, डॉग। रन आपका आगा वर्ब, द कैट फिर आपका नाउन आगा ऑब्जेक्ट है। इस यहां पर हमारे पास नाउन डॉग है और यहां पर कैट है। इस डॉग और कैट के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, एक ही वर्ड है हमारे पास और वो है आफ्टर, और ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया आफ्टर। दो नाउन्स के बीच में जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं सभी के अंदर आप अगर गौर करके देखेंगे, यू विल फाइंड दैट द वर्ड, इट मे बी अंडर, इट मे बी ऑन, इट मे बी फॉर, इट मे बी फॉर, इट मे बी आफ्टर, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सब के सब दो दो नाउन्स के बीच में रिलेशंस दिखा रहे हैं। तो आप इसमें कहीं पर भी दिमाग में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्रीपोजिशन कहीं आपको रिलेशन से दो एडजेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, दो वर्ब्स के बारे में बताएंगे, दो एडवर्ब के बारे में बताएंगे, दो इंटरजेक्शंस के बारे में बताएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये केवल और केवल आपको दो नाउन या प्रोनाउंस के बारे में ही बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस देखिए, आई नाउन, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब यहां पर दो चीजें देखिए बेटा, आई नाउन होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब ये स्विमिंग क्या है, ये नाउन है बेटा। आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ रही होगी कि ये क्या आ गया, ये नाउन है एक। मैं थोड़ा सा इसको बाद में लूंगा, एक बार आप लोगों को यहीं तक करवा देता हूं। तो इन पर आप गौर करके देखिए, ये 1 2 5 पार्ट्स, इन सेंटेंसेस के अंदर आपने देखा कि प्रीपोजिशन दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को आपस में उनका रिलेशन बताती है। ऐसे वर्ड को जो दो नाउन्स का रिलेशन बताता है उनको आप प्रीपोजिशन कहते हो। यहां तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीपोजिशन बता रहा हूं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीपोजिशन से, तो बच्चों एक अच्छी तरह से समझो अब बातों को। ये मैजिकल टर्म्स हैं। नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑलवेज ऑकर बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। पहली चीज है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगी और किसी वर्ड से, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले नहीं आएगी कभी भी। हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आपको प्रीपोजिशन मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद होगा, दैट विल बी ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस।
दैट विल बी ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यहां आइए, आप हमारा प्रीपोजिशन अंडर है, तो ये जो ट्री है ना, ये दिस इज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन अंडर। हमारा यहां ऑन के बाद टेबल है, दिस टेबल इज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन ऑन, ये ऑन का प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, ये अंडर का प्रीपोजिशन अंडर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहां पर हिम जो है ये फोर का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दम जो है ये इस फोर का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, कैट है ये आफ्टर का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये जो मैं आपको लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। इसको और क्लियर कर लो, ये है दिस पेन इज फॉर हिम, आप यहां पर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ही कर दोगे तो यह सब्जेक्टिव केस होगा। वी वेटेड फॉर दम, ये जो दम है आप इसको दे नहीं कर सकते, क्योंकि दे करते ही ये सब्जेक्टिव केस होगा, ही करते ही ये सब्जेक्टिव केस होगा। आपको ये चीजें पहले भी बताई जा चुकी है कि जो सब्जेक्टिव केस है वो ही सब्जेक्ट है तो हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शी सब्जेक्ट है हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वी सब्जेक्ट है अस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दे सब्जेक्ट है दम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई सब्जेक्ट है मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस ही मिलेगा। सेकंड जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आपको मिलेगा, राइट। थर्ड जो थिंग है यहां पर, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होगा कि प्रीपोजिशन है वो अपने सिस्टम के अंदर ढीलापन रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। एक प्रीपोजिशन एक वर्ड को फ्रेज से जोड़ सकता है, वो क्लोज से भी जोड़ सकता है, उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि वो वर्ड को वर्ड से ही जोड़ेगा, क्लोज को क्लोज से ही जोड़ेगा, या फिर वो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, ऐसा उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के अंदर इस तरह की चीजें मिलेंगी कि वो अपने पैरेलल को ही जोड़ेगा, वो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लोज को क्लोज से जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। लेकिन प्रीपोजिशन के केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। डेविड इज शीटिंग, अब ये डेविड आपका सब्जेक्ट हो गया, शीटिंग वर्ब हो गया, एक तरह का ये क्लोज हो गया, ये एक क्लोज है, लेकिन इसने जोड़ा किसे? ट्री से, एक वर्ड से, एक नाउन से। तो ये क्लोज को इसने नाउन से जोड़ दिया। कंजंक्शन ऐसा नहीं करेगा। अगला सेंटेंस आपके, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। अब यहां पर भी पेन सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसने यहां पर जो ये क्लोज है, एक द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ये पेन नाउन होगा, या ये कहिए इसको सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहां पर है, लेकिन आगे इसने किससे जोड़ दिया? एक वर्ड से, टेबल से। तो ये चीज प्रीपोजिशन ही कर सकता है, कंजंक्शन नहीं कर सकता इस तरह की चीजें। चलिए वो मैं ये आपको करवाऊंगा तो और एग्जांपल्स देकर के आपको बताऊंगा। एक जो फोर्थ इसका पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन का। ये जो अभी जो थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये जब तक कंजंक्शन आपका पूरा नहीं होता तब तक हल्का सा आपको प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ के अंदर समझिए, प्रीपोजिशन के बाद मैंने आपको बताया कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएंगे, और वो भी कैसे? ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आपको वर्ब नहीं मिलेगी, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं मिलेगी। अब आप देख रहे होंगे कि सर स्विमिंग है, पेंटिंग आ रहा है, और यहां पर रनिंग भी आ रहा है। मैं बताता हूं आप लोगों को, देखिए वर्ब जितनी भी होती हैं उन वर्ब्स के हमने 5 पार्ट्स बना रखे, 5 टाइप ऑफ द काइंड ऑफ द वर्ब्स बना रखे हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। V1 क्या है? गो। V2 क्या है? वेंट। V3 क्या है? गोन। V4 क्या है? गोइंग। और V5 क्या है? गोज। हर वर्ब इसी तरह से मिलेंगे, यानी कि दूसरे अर्थों में आप इसको कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये आ गई फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज आ गई V1, V2, V3, V4, V5। अब इस चीज को बहुत समझ लो। यहां पे आपको प्रीपोजिशन के केस के अंदर V1 नहीं आएगा,
V2 नहीं आएगा, V3 भी नहीं आएगा और V5 भी नहीं आएगा। ये सिंगुलर वर्ब होते हैं एस और एस लगा करके। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद केवल और केवल V4 आ सकता है। V4 का मतलब जिसके साथ ING लगता है। और स्टूडेंट्स यहां गौर करके देखिए आप, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। प्रीपोजिशन के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने नॉन फाइनाइट्स पढ़ा है जिनके अंदर जिरंड आपने पढ़ा है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को नाउन करवाया था उस वक्त मैंने आपको जिरंड भी बताया था। हालांकि एक अलग टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स का, वो आप लोगों को अलग से करवाएंगे। जब कभी अगर ये वर्ब होती स्विम प्लस, ये क्या है, स्विम प्लस ING, स्विम प्लस ING, अगर ये वर्ब होती तो फिर आप यहां पर इससे पहले यहां किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते। आप इज MR या वाज वर्ब का प्रयोग, आप कहते हैं आई एम स्विमिंग, शी इज स्विमिंग, दे आर स्विमिंग, ही वाज स्विमिंग, आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता। इनको, इस ऐसे वर्ड्स को जो वर्ब्स होती हैं और उनके साथ ING लगाया जाता है और जब वो नाउन का कार्य करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं उनको। ये वर्बल नाउन्स हैं, वर्ब के साथ ING लगा करके ये नाउन का कार्य करते, इसलिए इनको वर्बल नाउन कहा जाता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। तो बच्चों यहां पर भी जो ऑफ आपका प्रीपोजिशन है उसके बाद जो ING लग रहा है ये वर्ब के साथ ING नहीं है। अगर वर्ब होता ना तो यहां पर इज MR वाज वर्ब मिलता। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING ये रहा। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहां पर मिलेगी। तो फिर मैं आपको बताऊं कि प्रीपोजिशन से पहले केवल और केवल अगर वर्ब की फॉर्म मिलेगी तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी जिसके अंदर ING लगता है और वो नाउन का कार्य करता है। नेक्स्ट, शी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। यहां पर भी ये देखिए शी आपका सब्जेक्ट आ गया, इंटरेस्टेड आपका वर्ब आ गया, पेंटिंग फिर पेंट प्लस ING ये नाउन का कार्य कर रहा है। तो इस शी के अंदर और इस पेंटिंग नाउन के अंदर रिलेशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इन क्या आ गया आपका प्रीपोजिशन। यहां पर फिर आइए, ही सब्जेक्ट, केप्ट वर्ब, रनिंग, रनिंग रन प्लस ING ये वर्बल नाउन आ गया, ये भी आपका नाउन है। और ऑन आपका क्या बन गया, ये प्रीपोजिशन। तो आपको थोड़ा सा यहां पर दिक्कतें आ रही होंगी क्योंकि एक नई चीज आप लोगों के लिए आ रहा है, ये जिरंड कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट्स के पार्ट्स होते हैं इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स। तो उन चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे आगे चल करके। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो टू इन्फिनेटिव और वेरी इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो पार्टिसिपल्स होते हैं वे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये वो जिरंड जो फॉर्म होते हैं वो वर्ब प्लस ING और जो नाउन का कार्य करेगा वो होगा। तो ये आप लोगों की प्रीपोजिशन थी। प्रीपोजिशन के अंदर ये तय है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आएगी, वो नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। प्रीपोजिशन का आपस में जोड़ने का या रिलेशंस बनाने का कोई विशेष सख्त सिस्टम, बहुत हार्ड सिस्टम नहीं होता। वो किसी को भी किसी के भी साथ आपस में मिला सकती है। और नेक्स्ट जो है वो ये कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आएगी, आएगा तो केवल ING के साथ वर्ब आएगी और वो ING भी किसका काम करेगा, वो नाउन का काम करेगा। अब चलिए मैं अगला टॉपिक लेता हूं और वो है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं इसको देखो आप लोगों ने इस वर्ड को ना जंक्शन को आपने वर्ड सुना होगा, जंक्शंस, कंजंक्शंस और जंक्शंस। जरा गौर करके, कंजंक्शंस आपने रेलवे स्टेशन को कई बार जंक्शंस पुकारते हुए देखा होगा। अगर इनका एग्जैक्ट हम मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये निकल करके आता है द प्लेस वेयर टू रोड्स और टू रेलवे लाइन्स मीट। The place where two roads or two railway lines meet, that is known as junctions. अब यहां पर क्या होगा, हमें तो रोड्स और रेलवे लाइन्स नहीं जोड़नी है, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तो यहां तो हमारे पास क्या मिलेंगे, सेंटेंसेज मिलेंगे, या हमारे पास फ्रेजेज मिलेंगे, या हमारे पास वर्ड्स मिलेंगे, फ्रेजेज मिलेंगे, क्लोजेज मिलेंगे और सेंटेंसेज मिलेंगे। तो यहां ग्रामर में हमें क्या करना है, कंजंक्शंस कौन से वर्ड्स होंगे, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच ज्वाइंस, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होंगे। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होंगे। ये किसको जोड़ेंगे, ये वर्ड टू वर्ड को जोड़ेंगे। ये फ्रेज
फ्रेज टू फ्रेज को जोड़ेंगे, ये क्लोज टू क्लोज को जोड़ेंगे, ये सेंटेंस टू सेंटेंस को जोड़ेंगे, ये इस तरह से करेंगे। देखिए यहां आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जो कार्य प्रीपोजिशन कर रहा था, अभी जिसको हम लर्न कर रहे थे, जो प्रीपोजिशन कर रहा था उससे जैसा कार्य कंजंक्शंस का होता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें हल्का सा कंफ्यूज हो सकता है अगर आप ने इसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया। तो मैंने जब आपको प्रीपोजिशन करवाया था तभी मैंने बताया था कि प्रीपोजिशंस का अपना एक कैरेक्टर होता है। ये कोई सिस्टम नहीं होता कि वो वर्ड को वर्ड से ही जोड़े, फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़े, क्लोज को क्लोज से ही जोड़े और सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़े। ऐसा सिस्टम आपको केवल कंजंक्शंस के अंदर ही मिलेगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि कंजंक्शंस अपने सिस्टम से बहुत जुड़े हुए होते हैं और उनका बड़ा एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो उससे नहीं हटते। प्रीपोजिशन का कोई पैटर्न नहीं होता। कंजंक्शंस बहुत वफादार होते हैं अपने सिस्टम के प्रति, वो उन्होंने जो कहा है वो वैसा ही करते हैं। तो ये क्या है, कंजंक्शंस क्या है? ये आपको या तो दो वर्ड्स को जोड़ेंगे एक सेंटेंस के अंदर, या उनके फ्रेजेस को जोड़ेंगे, या क्लोजेस को जोड़ेंगे, या सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब आपको थोड़ा सा क्या ये हो सकता है कि व्हाट आर फ्रेजेस? स्टूडेंट्स, फ्रेज क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपने सेंटेंस की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन उसमें एक विशेषता ये थी कि वो सेंस देते थे, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था। लेकिन फ्रेज के अंदर कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, ये दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन इनके अंदर कोई सेंस नहीं निकलेगा। क्लोज क्या होता है? क्लोज का अपना सिस्टम होता है। क्लोज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको ध्यान होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो क्लोज की भी स्ट्रक्चर यही होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सेंटेंस की भी स्ट्रक्चर यही होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहां आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ हल्की सी दिक्कतें आ सकती है कि जब क्लोज भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और सेंटेंस भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस एंड क्लोज? क्योंकि क्लोज भी मीनिंग दे रहा है और सेंटेंस भी मीनिंग दे रहा है, स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, तो फिर इनमें फर्क क्या है? यहां स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छी तरह से समझो कि कोई भी सेंटेंस है वो पहले क्लोज बनता है, लेकिन सभी क्लोज सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि क्लोज दो प्रकार के होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ वो तो अपना मीनिंग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो अपना मीनिंग नहीं दे सकते। उनको जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है या प्रिंसिपल क्लोज होता है उसकी हेल्प लेने पड़ती है। तो यहां थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो कंजंक्शंस हैं वो वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे, क्लोज को क्लोज से जोड़ेंगे और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेंगे। आइए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जांपल है टॉम एंड मैरी आर राइटिंग लेटर्स। अब यहां गौर करके देखिए आपने, हमारे पास यहां पर दो वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, टॉम एंड मैरी। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इन दोनों को किसने जोड़ा? आपस में इनको ज्वाइंट किसने किया? वो एंड ने किया। इसलिए एंड को आप क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। ये कंजंक्शन होगा एंड। यहां मैं आपको फिर बता देता हूं, प्रीपोजिशन वाला सिस्टम नहीं है यहां पर। अगर आपको इधर वर्ड है तो इधर भी इसको वर्ड ही मिलेगा, अगर इधर फ्रेज है तो इधर भी आपको फ्रेज ही मिलेगा, अगर इधर क्लोज है तो इसको भी यहां क्लोज ही मिलेगा। ये आप लोग जब आगे चल करके एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, ही इज वेटिंग फॉर यू नियर द टेम्पल एंड अंडर द ट्री। जरा गौर करके देखो स्टूडेंट्स, ही इज वेटिंग फॉर यू नियर टेम्पल अंडर ट्री, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। देखिए सेंटेंस यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरा एक सेंटेंस है। ये इसके अंदर ये सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब फिर ये क्या बच गया? ये आपका फ्रेज बच गया जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आप ये तब तक मीनिंग नहीं देगा जब तक ये पोर्शन इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा 1 2 3, 3 वर्ड्स का ग्रुप होगा, बट इट इज नॉट गिविंग एनी सेंस, इसलिए ये फ्रेज होगा। मैं कहता हूं आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, आई एम टीचिंग, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है, इन द क्लासरूम, अब ये एक फ्रेज हो गया क्योंकि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। यहां वो ही चीज यहां पर है, ये एक फ्रेज है, लेकिन यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर भी फ्रेज है और यहां पर भी अंडर द ट्री ये भी एक फ्रेज है, और इस फ्रेज को इस फ्रेज से जोड़ा किसने? एंड ने। तो आपका ये क्या हो गया?
कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन अनलेस यू रन फास्ट। जरा गौर करो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट कैन नॉट कैच, ये वर्ब होगा। जरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको क्लोज का पैटर्न है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। द ट्रेन ये तो ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यू सब्जेक्ट और रन फास्ट, रन आपका वर्ब होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इधर भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इधर भी है, तो इनको जोड़ कौन रहा है आपस के अंदर, दैट इज अनलेस। तो अनलेस क्या होगा, ये आपका इधर ये क्लोज हो गया, एक क्लोज ये होगा यहां से लेकर के और यहां तक, और एक क्लोज आपका यू से लेकर के रन फास्ट तक, ये भी एक क्लोज हो गया। तो क्लोज प्लस क्लोज, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, अनलेस का। ये क्या होगा, ये आपका कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन की विशेषता मैं फिर आपको बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप बच्चे हमेशा इन चीजों में कंफ्यूज होते हो कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का कोई सिस्टम नहीं होता, वो क्लोज के साथ फ्रेज को भी जोड़ देगा, क्लोज के साथ वो वर्ड को भी जोड़ देगा। लेकिन अगर वो कंजंक्शन है तो उसके साथ बराबर की ही चीजें मिलेंगी, उधर क्लोज है तो इधर भी क्लोज ही मिलेगा। आइए और क्लियर करता हूं। आई हैव स्टॉप्ड बाय कार, आई आपका सब्जेक्ट होगा, स्टॉप्ड वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया यहां पर। माई कार ऑब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम, इसकी कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। ही सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट डू ये वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आई हैव स्टॉप्ड माई कार, ये आपका एक सेंटेंस है, एंड ही डिड नॉट डू सो, ये भी एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये होगा, एक सेंटेंस ये होगा, दोनों को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन आया है, बट। तो बट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन हो गया, बट। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए। ही टोल्ड मी दैट ही वाज ए टीचर, ही आपका सब्जेक्ट होगा, टोल्ड वर्ब होगा, मी ऑब्जेक्ट है, कोई मुद्दा नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया यहां पर। ही सब्जेक्ट होगा, वाज वर्ब होगा, ए टीचर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो बीच में कौन है ये, दैट, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। फ्रेंड्स, आप ना कंजंक्शन को मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं कि अगर इन चीजों को आप हमारे डेली लाइफ से जोड़ दोगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। कंजंक्शंस को अगर आप सही मायने में समझना चाहते हो तो ये एक तरह का दलाल होता है, जिसको आप प्रॉपर्टी डीलर भी कह सकते हो, जिसको दूसरे शब्दों में बिचौला भी बोल सकते हो। दो पार्टियों को आपस में मिलाने वाला वो बिचौला होता है, वही कंजंक्शन है। दो प्रॉपर्टी का आपस के अंदर, दो व्यक्तियों, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, उन दोनों को आपस में मिलाने वाला कौन होता है, दलाल होता है। तो दूसरे अर्थों में मैं कह सकता हूं कि ये जो कंजंक्शन है ना, ये एक तरह के दलाल होते हैं जो दो पार्ट्स को, बराबर की कंपनीज को, बराबर की पार्टीज को आपस के अंदर मिला देते हैं। नेक्स्ट, ही कुड नॉट कम फॉर ही वाज अवे, ही कुड नॉट कम, ही सब्जेक्ट, कुड नॉट कम वर्ब, ही सब्जेक्ट, वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी क्लोज है, वो भी क्लोज है, बीच में कौन आ गया, फॉर, ये आपका क्या आ गया, कंजंक्शन। लेकिन जरा दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही वर्कड फॉर हिज कंपनी, ही क्या आ गया, सब्जेक्ट, वर्कड क्या आ गया, वर्ब। यहां गौर करके देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब, इधर कौन आ गया, हिज कंपनी, ये तो नाउन आ गया, ये नाउन आ गया। यहां गौर करो, मैंने आपको कहा था कि कंजंक्शन हमेशा बराबर वालों से ही समझौता करवाता है। ही वर्कड, ये ही सब्जेक्ट और वर्ब, ये तो आपका क्लोज बन गया। हिज कंपनी, यहां ये नाउन है, तो फिर ये फॉर क्या है, क्या ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंजंक्शन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा बराबर वालों को ही मिलवाता है। इसलिए यहां जो आपका ये फॉर है, इट इज नॉट ए कंजंक्शन बट इट इज प्रीपोजिशन, ये एक आपका प्रीपोजिशन है। मैंने जानबूझ करके एग्जांपल दिया है। एक और एग्जांपल देखिए आगे, शी हैज नॉट सीन हिम सिंस मे, यहां पर देखिए, शी सब्जेक्ट, हैज नॉट सीन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, ये आपका एक क्लोज आ गया। शी हैज नॉट सीन हिम सिंस मे क्या है, नाउन। तो फिर यहां पर गौर कीजिए, ये तो आपका एक पूरा क्लोज बन गया, यहां से यहां तक है, लेकिन सिंस के माध्यम से इसने जोड़ा किसको है, मे को, और मे क्या है, नाउन है। हमने तो ये पढ़ा है कि कंजंक्शन हमेशा अपने बराबर वालों को मिलाता है,
यहां बराबर वाले नहीं है, इसलिए आपका जो सिंस है इट इज नॉट ए प्रीपोजिशन कंजंक्शन बट इट इज ओनली प्रीपोजिशन। ये आपका प्रीपोजिशन है। अब जना अगले में आइए, शी हैज नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। शी सब्जेक्ट, हैज नॉट सीन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब आ गया है। आगे देखिए, सिंस ही सब्जेक्ट लेफ्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब यहां है, सब्जेक्ट वर्ब यहां है, आपस के अंदर बराबर की पार्टी हो गई है। बीच में कौन है? सिंस। तो सिंस क्या होगा यहां पर? यहां ये सिंस कंजंक्शन है। जरा गौर करें यहां पे, जो सिंस यहां कंजंक्शन है वही सिंस यहां क्या है? प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस का ये टॉपिक भी यहां पर फिनिश होता है। और इसके साथ ही हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आज विधिवत रूप से यहां हम इसको फिनिश करते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। एरर फाइंडिंग के अंदर वो एक्सरसाइज हम आप लोगों को देंगे। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं तक। ध्यान रहे आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बार बार इनकी एक्सरसाइज की आप लोग प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। थैंक यू। हैव ए गुड डे।